Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 13th September 2022. Let's begin today's important MCQ session for upcoming all type of nursing recruitment exam. First question is, how many administrative areas are there in delivery of health services at district level? अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्थ केयर सर्विसेज की डिलीवरी करवाने हेतु कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होते हैं ये बताना हो तो आप किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? 4, 5, 6 या 7? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला लेवल पर हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग CHO एग्जाम्स. The right answer is option C. टोटल 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर करवाने में मदद करते हैं. अगर आप चाहें तो इसके नामों को भी नोट कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है सब डिवीजन. सेकंड नंबर पर आता है तहसील. थर्ड नंबर पर आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक. फोर्थ नंबर पर आता है म्युनिसिपैलिटीज एंड कॉरपोरेशन. म्युनिसिपैलिटीज एंड कॉरपोरेशन. फिफ्थ नंबर पर आता है विलेजेस. और लास्ट 6 नंबर पर आता है पंचायत. इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. अगर आपको किसी जिले के अंदर हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर करना है तो उसमें 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होते हैं, 6 छोटे सब डिविजन्स होते हैं, 6 छोटे भाग होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है सब डिवीजन, फिर आता है तहसील, फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, फिर म्युनिसिपैलिटीज एंड कॉरपोरेशन, फिर विलेज, फिर पंचायत. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी इंफेक्शन दैट अकर्स ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे. हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद यदि किसी व्यक्ति को कोई इंफेक्शन हो जाता है तो आप इसे किस नाम से जानते हैं? नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन. प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है. यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है. हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद यदि इंफेक्शन होता है तो इसे आप नोजोकोमियल इंफेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन के नाम से जानते हैं. और याद रखिएगा, हॉस्पिटल में 48 घंटे के स्टे के बाद यदि इंफेक्शन होता है तो ही इसे आप नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन कहेंगे. मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन. यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे ई कोलाई बैक्टीरिया.
Next question. The test used to detect hip instability is. अगर किसी बच्चे में, किसी पर्सन में हिप अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहता, इनस्टेबल होता है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए किस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है? हिप इंस्टेबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट है, ये आपको बताना है। बार्लोस टेस्ट, वेबर्स टेस्ट, फैलन टेस्ट, एलन टेस्ट। The right answer is option A. हिप इंस्टेबिलिटी के असेसमेंट हेतु बार्लोस टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। आइए यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें नोट डाउन कर लेते हैं, रिवीजन में हेल्पफुल होंगे। अगर आपको किसी पर्सन के अंदर इंस्टेबिलिटी ऑफ हिप या इंस्टेबिलिटी ऑफ हिप या डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ हिप इन दोनों चीजों का असेसमेंट करना हो तो इसके लिए दो टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला टेस्ट तो है ऑर्थोलानी टेस्ट, ऑर्थोलानी टेस्ट, और सेकंड टेस्ट आता है बार्लोस टेस्ट। इन दोनों टेस्ट की मदद से आप किसी भी क्लाइंट के अंदर हिप इंस्टेबिलिटी या डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ हिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया गया है वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट क्या है? वेबर टेस्ट की मदद से हम किसी भी क्लाइंट के अंदर हियरिंग फंक्शन का असेसमेंट कर सकते हैं, यानी कि पर्सन को सुनने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है, इस चीज का यदि हमें असेसमेंट करना हो तो वेबर टेस्ट करवाया जा सकता है। और इसके अंदर हम ट्यूनिंग फोक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आप बता सकते हैं ट्यूनिंग फॉक। अगर आप एम्स नॉर्सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ट्यूनिंग फॉक का इमेज जरूर देख लें, इसे याद कर लें। ये देखने में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, वाई शेप स्ट्रक्चर होती है मोस्टली। इसके अंदर वाइब्रेशन जनरेट करने के बाद क्लाइंट के ईयर के पास ले जाकर इसे फील करवाया जाता है, सुनाया जाता है, और क्लाइंट इसकी फ्रीक्वेंसी को कैच कर पा रहा है या नहीं, इसके हिसाब से उसमें हियरिंग फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। जनरली जब हम वेबर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मदद से यूनिलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस और यूनिलैटरल सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस दोनों का असेसमेंट किया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, यूनिलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस और यूनिलैटरल सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन सी के अंदर बताए गए फैलन टेस्ट की। क्या होता है फैलन टेस्ट, आइए जानते हैं इसके बारे में। फैलन टेस्ट, फैलन टेस्ट का इस्तेमाल हम कार्पल टनल सिंड्रोम के असेसमेंट हेतु करते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम, इसे शॉर्ट में सीटीएस के नाम से भी जानते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज मीडियन नर्व कंप्रेशन
इसे हम मीडियन नर्व कंप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ये? हमारे जो, जैसे मान लीजिए ये हमारा हैंड है, हमारे रिस्ट एरिया के अंदर यहां पर मीडियन नर्व पाई जाती है। मैं इसे अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूं। हमारे जो कलाई होती है, हमारी जो रिस्ट होती है, इस जगह पर कलाई वाले जॉइंट के अंदर मीडियल नर्व पाई जाती है। अगर इस मीडियल नर्व के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर पड़े, लगातार दबाव पड़े, तो इसके कारण इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। इसे ही हम कार्पल टनल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और किसी भी क्लाइंट में कार्पल टनल सिंड्रोम है या नहीं, इसके असेसमेंट के लिए फैलन टेस्ट किया जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम जो लंबे समय से टाइपिंग का काम करते हैं उनके अंदर, या लंबे समय से जो कंप्यूटर पर माउस आदि का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर मोस्टली देखने को मिलता है। कार्पल टनल सिंड्रोम में यदि आपसे साइन एंड सिम्टम के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे इस तरह की कंडीशन होने पर पेशेंट के हाथों में वीकनेस लगती है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, नमनेस फील होती है। नोट कर लीजिएगा, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, वीकनेस इन हैंड्स। नमनेस का मतलब है कुछ सूनापन, और टिंगलिंग का मतलब होता है ऐसा लगता है क्लाइंट को कि जैसे उसकी उंगलियों पर किसी तीखी नुकीली चीज से टच किया जा रहा है। प्रिकिंग सेंसेशन होता है एक तरह का। और वीकनेस का मतलब कमजोरी, आप जानते ही हैं। तो कार्पल टनल सिंड्रोम को आप मीडियन नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ये चीज है या नहीं, इसे असेस करने के लिए फैलन टेस्ट करवाया जाता है। और इस डिजीज कंडीशन के अंदर मीडियन नर्व प्रभावित होती है, और इसके कारण नमनेस, टिंगलिंग, वीकनेस सेंसेशन होता है हैंड में। अब हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन बचता है वो है एलन टेस्ट। इसे भी लिख लीजिएगा। एलन टेस्ट का इस्तेमाल हम आर्टेरियल ब्लड सप्लाई का असेसमेंट करने के लिए करते हैं। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर आपको आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करना हो, एबीजी एनालिसिस करना हो, एबीजी सैंपल लेना हो, तो उससे पहले आप एलन टेस्ट करेंगे। और इस टेस्ट के द्वारा आप आर्टीरियल ब्लड सर्कुलेशन चेक करते हैं। इस टेस्ट के अंदर आप क्या करते हैं, पेशेंट को अपनी पाम एरिया को क्लोज करने और ओपन करने के लिए कहते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट के फीस्ट जो है ओपन रहती है, हथेली खुली होती है, उस समय क्लाइंट की रेडियल और अल्नर नर्व पर एक साथ प्रेशर डालते हैं, और फिर क्लाइंट को मुट्ठी बंद करने के लिए कह देते हैं, फीस्ट को क्लोज करने के लिए कह देते हैं। और फिर कुछ समय बाद फीस्ट को ओपन करवाकर रेडियल नर्व से प्रेशर हटाते हैं, और ये देखते हैं कि पेशेंट के हाथ में जो व्हाइटिश कलर था वो कितने समय के अंदर वापस रेड हो रहा है। अगर पेशेंट की आर्टेरियल सर्कुलेशन पाम वाले एरिया में, हैंड वाले एरिया में अच्छा है, तो 2 सेकंड के अंदर उसका हैंड जो है पूरा लाल हो जाएगा, यानी सारे टिश्यूज परफ्यूज हो जाएंगे। और अगर यहाँ सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो इस परफ्यूजन टाइम का नॉर्मल से ज्यादा लगना देखा जाता है। तो ये टेस्ट इस पर्पज से यहां इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the blood-brain barrier is effective against the passage of blood-brain barrier किस सब्सटेंस को पास नहीं होने देता, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है न्यूट्रिएंट सच एज ग्लूकोज, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज यूरिया, ऑप्शन डी एनेस्थेटिक्स।
The right answer is option C. It is metabolic waste such as urea. आइए जान लेते हैं कि एग्जैक्टली ब्लड ब्रेन बैरियर यानी ट्रिपल बी होता क्या है। नेचर ने ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई मिल सके, इसके लिए ब्लड वेसल्स का एक खास स्ट्रक्चर, डिजाइन या नेटवर्क तैयार किया है। इसे ही हम ब्लड ब्रेन बैरियर के नाम से जानते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर है, यानी कि एक तरफ तो ये ब्रेन के सभी सेल्स तक, टिश्यूज तक ब्लड सप्लाई पहुंचाता है, साथ ही साथ ये भी निश्चित करता है कि कौन सा सब्सटेंस ब्रेन के लिए अच्छा है, बुरा है। जो चीजें ब्रेन के लिए सही है उन्हें तो ये ब्रेन तक पहुंचने देता है, लेकिन जो चीजें ब्रेन के लिए नुकसानदायक है उन्हें रोक देता है। मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, अब ये इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ ब्रेन तक पहुंच गया और ब्रेन में जाकर ये इन्फेक्शन ना कॉज कर दे, इस चीज से प्रिवेंशन हेतु वहां पर फिल्टर के रूप में ब्लड ब्रेन बैरियर मौजूद है। जैसे ही वो इन्फेक्शन या कोई ऐसा सब्सटेंस वहां आएगा, तुरंत ब्लड ब्रेन बैरियर इसे फिल्टर कर लेगा, रोक देगा और ब्रेन को किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होने देगा। सो इट इज ऑल अबाउट द ब्लड ब्रेन बैरियर। अब हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कुछ सब्सटेंसेस जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर द्वारा ब्रेन तक नहीं पहुंचने दिए जाते, उन्हें रोक दिया जाता है क्योंकि ये ब्रेन के लिए हार्मफुल माने जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला है मैक्रो प्रोटीन, इन्हें भी ब्लड ब्रेन बैरियर रोकता है, फिल्टर करता है, अलग कर देता है। इसके अलावा लिपिड्स को भी ब्रेन तक नहीं जाने देता। वेस्ट लाइक क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, हमारे बॉडी में प्रोटीन आदि की मेटाबॉलिज्म के बाद जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं उनमें यूरिया, यूरिक एसिड आदि इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें ब्लड ब्रेन बैरियर लगातार फिल्टर करके बाहर ही रखता है, ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि अगर ये नाइट्रोजनिक वेस्ट यूरिया, यूरिक एसिड सब्सटेंस ब्रेन तक पहुंचे तो ब्रेन के अंदर एबनॉर्मेलिटी कॉज कर सकते हैं, ब्रेन के लिए ये टॉक्सिक होते हैं। इसके अलावा इंसुलिन का अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ लेवल है, टॉक्सिक इंसुलिन है, तो उसे भी ये प्रिवेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ आर। आप हेल्थ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, कुल कितने कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ हैं ये आपको बताना है। और अगर आप ये भी जानते हैं कि कौन कौन से हैं तो उन्हें भी आप माइंड में रिवाइज करिए, फिर हम उसे स्क्रीन पर देखते हैं। The right answer is total 4 concepts are there. किसी भी हेल्दी पर्सन को हेल्थ के इन 4 कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम जांच सकते हैं, परख सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, और फिर आता है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, फिर आता है साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट और फिर आता है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो याद रखिएगा, हेल्थ के कुल 4 कॉन्सेप्ट हैं। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि पर्सन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग सही होनी चाहिए, तो आप उसे बायोमेडिकली हेल्दी कहेंगे। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ कहता है कि व्यक्ति का उसके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ एक अच्छा संबंध होना चाहिए, अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर ये है तो हम उसे इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हेल्दी कह सकते हैं। फिर आता है साइकोसोशियल, किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति उसके आसपास के लोगों के साथ उसके अच्छे व्यवहार के लिए आवश्यक होती है। अगर किसी व्यक्ति का उसके आसपास के एनवायरनमेंट में मौजूद लोगों के साथ सही व्यवहार है, मानसिक स्थिति सही है, तो साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम उसे हेल्दी कह सकते हैं। और लास्ट आता है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट,
ये कॉन्सेप्ट इन तीनों ही प्रीवियस कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करता है। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहता है कि व्यक्ति बायोमेडिकली, इकोलॉजिकली और साइकोसोशियली हर तरह से बेहतर होना चाहिए, तभी हम उसे कंप्लीटली हेल्दी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेनिया इज अ टाइप ऑफ। मेनिया किस प्रकार का डिसऑर्डर है, ये आपको बताना है। क्या ये थॉट डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर है? यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। मेनिया इज अ मूड डिसऑर्डर। मेनिया वह कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। पर्सन यदि बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेज में है, यूफोरिक स्टेज में है, तो आप इसे मेनिया कह सकते हैं। सिंपली अगर कहें तो बहुत ज्यादा एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड इज मेनिया। मेनिया एक मूड डिसऑर्डर है और इसे याद रखने के लिए आप इसे याद रखें कि M फॉर मेनिया, M फॉर मूड, M फॉर मेनिया, M फॉर मूड। मेनिया इज अ मूड डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स इन। प्रेगनेंसी के कौन से ट्राइमेस्टर में ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, शरीर के अंगों का निर्माण होता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में या सभी में? यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ऑर्गेनोजेनेसिस जो है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो 0 से लेकर 12 वीक्स की ड्यूरेशन को कहा जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से 12 सप्ताह का समय, यानी पहले 3 महीने। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 13 वीक्स से शुरू और 28 वीक्स तक रहता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर आता है 29 वीक से टिल डिलीवरी, यानी जब तक डिलीवरी ना हो जाए, ये प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर ही माना जाता है। नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, वेरी बेसिक। टोटल डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ के कुल कितने डायमेंशंस होते हैं, कितने आयाम होते हैं, ये आपको बताना है। यस, द राइट आंसर इज 8 डायमेंशंस टोटल। अगर हेल्थ के कुल डायमेंशंस की बात की जाए तो 8 डायमेंशंस होते हैं। हमने इससे पहले हेल्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट तो थे 4 और डायमेंशंस इससे डबल हैं। डी फॉर डबल डायमेंशंस हैं, ये हैं 8। तो हेल्थ के 4 कॉन्सेप्ट होते हैं और 8 डायमेंशंस होते हैं। अब ये 8 डायमेंशंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला फिजिकल, फिर मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल, एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल। ये सभी इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं और प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा भी गया है कि हेल्थ के कुल कितने डायमेंशंस होते हैं। शायद ये क्वेश्चन 2 साल पहले एम्स नागपुर के एग्जाम में पूछा गया था कि हेल्थ के कुल कितने डायमेंशंस होते हैं, तो टोटल 8 डायमेंशंस होते हैं। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which vitamin deficiency in the
antenatal period is associated with congenital neural tube defect. एंटीनेटल पीरियड यानी प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान कौन सा सब्सटेंस, कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो कंजेनाइटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं, एनटीडी हो सकता है। इसका कारण आपको बताना है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनटीडी विटामिन के की कमी होने पर, डी की कमी होने पर, थायमीन की कमी होने पर या फॉलिक एसिड की कमी होने पर। किस विटामिन की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The right answer is option D, folic acid. फॉलिक एसिड को आप विटामिन B9 के नाम से भी जानते हैं। इसे फॉलिक एसिड या फॉलेट भी कहा जाता है। जब भी कोई कपल फैमिली प्लानिंग करना शुरू करना चाहता है तो प्रेगनेंसी अचीव करने से लगभग 1 महीने पहले ही हम उसे विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की टैबलेट देना शुरू कर देते हैं, ताकि पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में उसे फॉलिक एसिड की कमी ना हो और बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की संभावना लगभग खत्म हो जाए। तो याद रखिएगा, फॉलिक एसिड विटामिन B9 को कहा जाता है और इसकी कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी अचीव करने से 1 महीने पहले ही हम फॉलिक एसिड देना शुरू कर देते हैं। रिमेनिंग ऑप्शंस की यदि बात की जाए तो विटामिन के जो है इसे आप एंटी हेमरेजिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसकी मदद से आप ब्लीडिंग को रोकते हैं। किसी न्यूबॉर्न बेबी की इंटेस्टाइन पूरी तरह से स्टेराइल होती है, यानी वहां पर कोई भी बैक्टीरिया नहीं पाया जाता और बैक्टीरिया के अभाव में बच्चे में, न्यूबॉर्न बेबी में विटामिन के की कमी होती है। और विटामिन के यदि शरीर में नहीं है तो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10 इनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता और क्लॉटिंग फैक्टर्स पर्याप्त मात्रा में ना होने के कारण पर्सन में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग रहती है। इसी वजह से प्रोफाइलैक्टिकली भी हम न्यूबॉर्न बेबीज में जन्म के तुरंत बाद विटामिन के का इंजेक्शन आईएम रूट से देते हैं। विटामिन के को हम वेस्टस लेटरलिस मसल पर इंजेक्ट करते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की यदि बात की जाए तो अगर विटामिन डी की कमी अडल्ट के अंदर हो रही है तो इससे होने वाला डिजीज ऑस्टियोमलेशिया कहलाएगा। ऑस्टियोमलेशिया कहलाएगा। और अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो रही है तो इससे होने वाले डिजीज को हम रिकेट्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स डिजीज होने पर जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं। थायमीन को आप विटामिन B1 के नाम से जानते हैं। विटामिन B1 कहते हैं इसे, और इसकी कमी होने पर बेरी बेरी डिजीज हो सकता है। ये सभी पॉइंट्स यहां से इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is positive symptom of schizophrenia? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से schizophrenia condition is very most important thing। schizophrenia से लगभग हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस क्वेश्चन में आपको schizophrenia कंडीशन होने पर कौन सा पॉजिटिव सिम्टम देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है अपैथी, ऑप्शन बी कहता है स्टूपर, ऑप्शन सी कहता है एलोजिया, ऑप्शन डी कहता है डेल्यूशन। सिजोफ्रेनिया का पॉजिटिव सिम्टम,
द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सिजोफ्रेनिया डिजीज होने पर डेल्यूशन पाया जाता है, और जो चीज पाई जाती है वो पॉजिटिव होती है, और जो चीज नहीं पाई जाती वो नेगेटिव सिम्टम्स कहलाती है। तो यहां पर रिमेनिंग ऑप्शंस नेगेटिव सिम्टम्स हैं, जबकि सिजोफ्रेनिया होने पर पर्सन में डेल्यूशन होने लगता है तो ये पॉजिटिव है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। आइए सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर के बारे में कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रैपिडली रिवाइज कर लें। A disorder that affects person's ability to think, feel and behave clearly। अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिससे उसकी सोचने, समझने, महसूस करने और बिहेव करने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो, तो ये कंडीशन सिजोफ्रेनिया के नाम से जानी जाती है। The exact cause of schizophrenia is not known। सिजोफ्रेनिया का वास्तव में क्या कारण है, किस वजह से ये डिजीज होता है, इसे हम आज तक पता नहीं कर पाए हैं। लेकिन कुछ थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि कई लोगों में जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण और अल्टर्ड ब्रेन केमिस्ट्री के कारण, ब्रेन की स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आने के कारण ये डिजीज हो सकता है। एक बार फिर से समझिएगा, सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर का एग्जैक्ट क्या कारण है ये आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सिजोफ्रेनिया डिजीज जेनेटिक रीजन से हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है, या ब्रेन में यदि कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाए यानी ब्रेन की एनाटॉमी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहां भी सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर में दो तरह की बातें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, कि पहला कि पॉजिटिव सिम्टम क्या है और दूसरा नेगेटिव सिम्टम क्या है, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी हमने इंक्लूड किया है। पॉजिटिव सिम्टम एनी चेंज इन बिहेवियर और थॉट सच एज हेल्यूशन और डेल्यूशन। देखिए सिंपल याद रखिए, पॉजिटिव का मतलब है पाया जाने वाला, यानी कि इस बीमारी के होने के बाद व्यक्ति में कौन कौन सी चीजें देखने को मिल रही है, कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, उन सभी को आप पॉजिटिव सिम्टम के रूप में जानेंगे। जैसे सिजोफ्रेनिया हुआ तो पर्सन को हेल्यूसिनेशंस होते हैं, डेल्यूशंस होने लगते हैं, तो ये सभी पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। इसके ऑपोजिट पर्सन पहले हेल्दी था, उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती थी जो कि इस डिसऑर्डर होने के बाद नहीं पाई जा रही है, वो सभी नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। वेयर पीपल अपीयर टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम, टेक नो इंटरेस्ट इन एवरीडे सोशल इंटरेक्शन, ऑफ्टन अपीयर इमोशनलेस एंड फ्लैट। पहले व्यक्ति सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव था, लोगों से उसे मिलना जुलना पसंद था, घूमना अच्छा लगता था, नए नए लोगों से बात करना उसे अच्छा लगता था, कुछ भी करना जो उसका इंटरेस्ट था उसे अच्छा लगता था। लेकिन इस डिसऑर्डर होने के बाद, सिजोफ्रेनिया होने के बाद, उसने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, सोसाइटी में जाना छोड़ दिया, अपने इमोशंस को इमोशनलेस हो गया वो, और किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी उसे एनहेडोनिया जैसी कंडीशन होने लगी। ये सभी नेगेटिव सिम्टम के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। होपफुली सिजोफ्रेनिया के बारे में बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव सिम्टम्स में किसे इंक्लूड करना है और नेगेटिव सिम्टम में किसे इंक्लूड करना है। अब इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं इन्हें भी हम ब्रीफली डिवाइस कर लेते हैं। कई बार साइकाइट्रिक सब्जेक्ट से ये टर्म पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अपैथी, फीलिंग इनडिफरेंट और लैकिंग इमोशन, ऑफ्टन अ साइन ऑफ डिप्रेशन और मिसयूज ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स। सिंपली यदि कहें कि एपैथी क्या होता है तो आप इसे कह सकते हैं कि पर्सन का इमोशन लेस होना, यानी पर्सन ना तो खुश होता है ना ही दुखी होता है, किसी भी प्रकार के इमोशंस उसमें नहीं है। इस कंडीशन को हम अपैथी के नाम से जानते हैं।
यानी कि इमोशन लेस पर्सन, और जनरली ये डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई ड्रग एडिक्टेड पर्सन है, तो उनमें ये अपैथी कंडीशन जनरली देखने को मिलती है। ऑप्शन बी के अंदर स्टूपर वर्ड दिया गया था। स्टूपर का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग नियरली अनकॉन्शियस और बीइंग अनेबल टू थिंक प्रॉपरली। स्टूपर का सिंपल मीनिंग आप समझिए जड़ व्यक्ति, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से सोच नहीं पा रहा है या लगभग अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर है, तो उसे हम स्टूपर कहेंगे। थर्ड टर्म आती है एलोजिया। विथ सिजोफ्रेनिया, एलोजिया इन्वॉल्व्स डिसरप्शन इन द थॉट process that leads to lack of speech, issue with verbal fluency। सिंपली यदि आप याद रखें तो एलोजिया का मतलब है पर्सन बोल नहीं पाता। पर्सन में यदि सिजोफ्रेनिया है तो उसके जो थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं आते उसके दिमाग के अंदर, इस वजह से वो कोई भी बात बोल नहीं पाता, उसमें स्पीच नहीं आ पाती, तो ये कंडीशन एलोजिया है, सिंपली लैक ऑफ स्पीच। लास्ट टर्म आती है डेल्यूशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज अ अनशेकेबल बिलीफ इन समथिंग दैट अनट्रू। देखिए, व्यक्ति को कोई ऐसी चीज दिमाग में बैठ गई जो कि गलत है, लेकिन आप उसको गलत साबित करने के लिए कितने भी फैक्ट बताएं, वो उसे सही ही मानता है। ये कंडीशन डेल्यूशन कहलाती है। अनशेकेबल फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ कॉल्ड डेल्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ atrial fibrillation who is receiving maintenance therapy of warfarin sodium has a prothrombin time of 35 seconds. On the basis of these laboratory value, the nurse anticipate which prescription। किसी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ, इस पेशेंट में वॉरफेरिन दिया जा रहा है। वॉरफेरिन देने के दौरान जब प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट करवाया गया तो 35 सेकेंड वैल्यू आई, रीडिंग आई। इस रीडिंग को देखकर आपको बताना है कि अब एज अ नर्स आप डॉक्टर द्वारा क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा उसका अनुमान लगाएंगे। एंटीसिपेट शब्द का मतलब होता है अनुमान लगाना, और कई क्वेश्चन में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, आप इसे नोट कर लें। मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर, एंटीसिपेट करना मतलब होता है गैस करना, या फिर इसे हिंदी में लिखें तो आप अनुमान लगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लें। आपके ऑप्शंस हैं एडिंग अ डोज ऑफ हिपेरिन सोडियम, हम इस पेशेंट में हिपेरिन सोडियम शुरू कर देंगे। ऑप्शन बी, होल्डिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वॉरफेरिन, हम वॉरफेरिन की अगली खुराक नहीं देंगे। इंक्रीजिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वॉरफेरिन, हम वॉरफेरिन की डोज को बढ़ा देंगे। ऑप्शन डी, एडमिनिस्ट्रिंग द नेक्स्ट डोज ऑफ वॉरफेरिन, हम अगली डोज को एडमिनिस्टर कर देंगे। कौन सी फाइंडिंग प्रोथ्रोम्बिन टाइम 35 सेकेंड आने पर एज अ नर्स आपको लेना चाहिए, ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम 35 सेकेंड है तो आप वारफेरिन की अगली डोज नहीं देंगे। आइए इसके पीछे के रैशनल को जान लेते हैं।
सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें आप चाहें तो नोट कर लें वॉरफेरिन से। ये ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वॉरफेरिन ड्रग को आप काउमेडिन के नाम से भी जानते हैं और ये एक ओरल एंटीकोगुलेंट है। इसे हम ओरल रूट से देते हैं और इसकी टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडॉट के रूप में हम विटामिन के का इस्तेमाल करते हैं। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ये सभी यहां से इंपॉर्टेंट है। अब वॉरफेरिन ड्रग जिन पेशेंट्स में चल रही होती है तो इस ड्रग का लेवल पेशेंट की बॉडी में नॉर्मल है या नहीं, इस चीज के असेसमेंट के लिए हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट करवाते हैं, यानी पीटी टेस्ट करवाते हैं। अगर मान लीजिए आप क्लाइंट को दवा देते रहे, वॉरफेरिन देते रहे और प्रोथ्रोम्बिन टाइम आपने टेस्ट नहीं किया तो पेशेंट की बॉडी में वॉरफेरिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसके बाद पेशेंट में इंटरनल ब्लीडिंग होने की संभावना रहेगी और फिर सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है नॉर्मली यदि आपसे पूछा जाए तो 11 से 12.5 सेकंड के बीच होना चाहिए, 11 से 12.5 सेकंड के बीच में होना चाहिए। और ये जो वैल्यू है ये कन्वेंशनल थेरेपी और एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल थेरेपी एंड एसआई यूनिट 11 से 12.5 सेकंड होनी चाहिए। जब पेशेंट के अंदर वॉरफेरिन जो है चल रहा होता है तो ये वैल्यू 1.5 से 2 गुना बढ़ सकती है, 1.5 to 2 टाइम इंक्रीज्ड prothrombin time if patient taking warfarin। अगर पेशेंट वॉरफेरिन ड्रग ले रहा है तो ये जो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम वैल्यू है 11 से 12 के बीच, ये 2 गुना तक बढ़ सकती है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। यदि इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर वैल्यू 35 सेकंड की बजाय 24 सेकंड तक होती तो हम कोई स्टॉप करने का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते, वहां पर हम फिर नेक्स्ट डोज को एडमिनिस्टर कर देंगे, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो 35 सेकेंड्स वैल्यू दी गई है ये दुगने से भी ज्यादा है, लगभग 3 गुने के आसपास है। तो इस सिचुएशन में पेशेंट में इंटरनल ब्लीडिंग होने की रिस्क बढ़ जाती है और हम तुरंत पेशेंट में वॉरफेरिन की नेक्स्ट डोज को रोकने का ऑर्डर देते हैं। सो आप इस बात को आप समझ गए होंगे कि क्लाइंट के अंदर 35 सेकेंड्स पीटी आने पर क्या करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में डिजीज साइकिल के बारे में भी पूछ लिया जाता है। आइए क्विकली डिजीज साइकिल के सभी 6 स्टेप्स को रिवाइज कर लें। सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई आदि आते हैं। इसके बाद आता है रिजर्वेयर जो कि इन इन्फेक्शियस एजेंट को रखते हैं, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है, कोई इन्फेक्टेड इक्विपमेंट हो सकता है। उसके बाद आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। इस इन्फेक्टेड इक्विपमेंट या पर्सन से ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आदि बाहर निकले और फिर उसके बाद किसी और पर्सन में कांटेक्ट के थ्रू एंटर हो गए, यानी कि पोर्टल ऑफ एंट्री जिसमें कांटेक्ट हो सकता है, स्किन टू स्किन हो सकता है, रेस्पिरेटरी रेट रूट के थ्रू हो सकता है। उसके बाद इस पर्सन में आने के बाद ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ये बैक्टीरिया अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और पर्सन को बीमार कर देते हैं। जिन लोगों में डिजीज के लिए ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है वो किसी भी इंफेक्शन में जल्दी से बीमार हो जाते हैं और फाइनली फिर ये यहां से बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। बेसिकली इसमें आपको ये जानना है कि डिजीज साइकिल के अंदर
कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और किसमें किस चीज को इंक्लूड किया जाता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्लुएंट स्टूल कंसिस्टेंसी इन इलियोस्टोमी। अगर किसी क्लाइंट के अंदर इलियोस्टोमी प्रोसेस किया गया है तो इस इलियोस्टोमी से निकलने वाले स्टूल की कंसिस्टेंसी कैसी होगी, यानी ये स्टूल कैसा होगा, सॉलिड होगा, वाटरी होगा, रेडिश पेस्ट लाइक होगा या थिक लिक्विड लाइक होगा। The right answer is option D, thick liquid। सबसे पहले तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि इलियोस्टोमी होता क्या है। अगर किसी क्लाइंट के लोअर जीआईटी पार्ट के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या कोई कैंसर आ जाए या किसी कारण से हमने उससे हिस्से को काट कर निकाल दिया है, तो पेशेंट के स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में एक ओपनिंग बना दी जाती है जहां से जो वेस्ट है, स्टूल है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ओपनिंग इन इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन to excrete out stool। डायग्राम के थ्रू इसे समझिएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है और ये यहां से लेकर पूरा ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो स्टूल के अंदर वाटर कंटेंट होता है, जितना भी हम लिक्विड लेते हैं, इनटेक करते हैं, उस लिक्विड या वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। बड़ी आंत के अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, छोटी आंत में नहीं। अब आपने इस पेशेंट की छोटी आंत के अंदर इलियम पार्ट के अंदर ही एक ओपनिंग बना दी है और यहीं से डायरेक्टली आप स्टूल को ले रहे हैं बॉडी से बाहर, तो यहां पर जो स्टूल आएगा वो लिक्विड होगा और थिक होगा। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम, फिर जेजुनम और फिर इलियम। आप इलियम पार्ट के अंदर एक छेद बना देते हैं, ओपनिंग बना देते हैं और वहां से फिर स्टूल को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। यही चीज इलियोस्टोमी कहलाती है। और इस इलियोस्टोमी से जो स्टूल बाहर निकलेगा, वेस्ट बाहर निकलेगा, वो थिक होगा और उसमें लिक्विड होगा, क्योंकि अभी फूड कंटेंट लार्ज इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचा है। हमने पहले ही इसे स्मॉल इंटेस्टाइन से निकाल लिया और अगर फूड लार्ज इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचा तो उसमें लिक्विड की मात्रा, वाटर की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि सारा लिक्विड या फ्लूइड वाटर कंटेंट लार्ज इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द hypertensive patient is being given propranolol in rail, what is action of drug? एक पर्सन जिसमें हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसे ट्रीटमेंट के लिए प्रोप्रेनोलॉल मेडिसिन दी गई है। ये मेडिसिन किस प्रकार से इस पेशेंट में ब्लड प्रेशर को कम करेगी, ये चीज आपको सेलेक्ट करनी है। ऑप्शन ए कहता है वैसोडाइलेशन अकर्स रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन कार्डियक आफ्टरलोड,
ये मेडिसिन वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगी, जिससे कि कार्डियक आफ्टरलोड कम हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट एंड अ राइज इन एट्रियल ब्लड प्रेशर। ये मेडिसिन कार्डियक आउटपुट को कम करेगी, जिससे कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी कहता है डिक्रीज इन कार्डियक रेट विथ अ रिजल्टिंग इन कार्डियक आउटपुट। ये मेडिसिन हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रेट को यानी हार्ट बीटिंग को कम कर देगी, जिससे कि कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड इज इंक्रीज्ड, thus डिक्रीजिंग द कार्डियक वर्कलोड। इस मेडिसिन के कारण हार्ट के चारों तरफ जो पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है वो कम होगा, जिससे कि कार्डियक वर्कलोड कम हो जाएगा। प्रोप्रेनॉल मेडिसिन के एक्शन को आपको सेलेक्ट करना है। The right answer is option C, decrease the cardiac rate with resulting cardiac output। आइए इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां पर आपके लिए काफी काम आने वाला है। सबसे पहले हम ड्रग का नाम लिख लेते हैं प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल ये एक बीटा ब्लॉकर ड्रग है। इट इज अ बीटा ब्लॉकर ड्रग। इसे कई बार हम बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, ऑल्सो नोन एज बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। एक बात और, जिन भी मेडिसिन के पीछे सुफिक्स के रूप में LOL लोल लिखा हो तो इसका मतलब है ये मेडिसिन बीटा ब्लॉकर ग्रुप की है। जैसे कि यहां पर भी LOL लिखा हुआ है, तो ये इस प्रकार से आप किसी भी मेडिसिन के साल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मेडिसिन के पीछे, साल्ट के पीछे LOL लिखा है तो इसका मतलब है बीटा ब्लॉकर ड्रग है ये। अब ये ड्रग किस प्रकार से अपना एक्शन दिखाती है इसे भी जान लेते हैं। जैसे ही किसी हाइपरटेंसिव पेशेंट को, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को आप बीटा ब्लॉकिंग ड्रग देते हैं, ये ड्रग उस पेशेंट की हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है। हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगी, कम कर देगी, और साथ ही साथ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी डिक्रीज कर देगी। यहां पर हार्ट लिख लीजिएगा, हर्ट्स फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी ये डिक्रीज कर देगी, कम कर देगी, और इन दोनों के कारण फाइनली पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। होपफुली अब आपको ये कॉन्सेप्ट यहां पर समझ आ गया होगा। आपके इस क्वेश्चन के अंदर थर्ड ऑप्शन में लिखा गया था कि जैसे ही आप पेशेंट को प्रोप्रेनोलॉल ड्रग देते हैं, उसका कार्डियक रेट यानी हार्ट रेट, जो हार्ट बीटिंग है वो कम हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, और हार्ट बीट कम होने के कारण कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हार्ट रेट नॉर्मल हो गई है तो कार्डियक आउटपुट भी नॉर्मल हो जाएगा और पर्सन का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है और हार्ट रेट को आप 70 बीट्स पर मिनट मान सकते हैं। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 लीटर के आसपास कार्डियक आउटपुट आएगा। तो याद रखिएगा, नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर कार्डियक आउटपुट 5 लीटर के आसपास होता है।
स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है कि हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा एक बार सिकुड़ने पर, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने पर कितना ब्लड वेंट्रिकल से एरोटा में भेजा गया, पंप किया गया, उसकी मात्रा। बैक टू द क्वेश्चन अगेन, प्रोप्रेनॉल से रिलेटेड जो भी हमने बात डिस्कस की उसे एक बार फिर से समराइज्ड वे में हम डिस्कस करते हैं। आप इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्डियक सिस्टम में यहां से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात कि जिन मेडिसिन के पीछे आपको सुफिक्स के रूप में लोल लिखा दिखे, LOL लिखा दिखे, तो इसका मतलब है कि वो ड्रग बीटा ब्लॉकर एजेंट से संबंधित है। उसके बाद बीटा ब्लॉकर ड्रग्स को आप बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यदि आपसे पूछा जाए तो ये मेडिसिन हार्ट रेट को डिक्रीज करके, हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाती है या फिर कम करती है, डिक्रीज करती है। Next question without option, important one. Name the disease which not showing iceberg phenomena. आपने आइसबर्ग फिनोमिना पढ़ा है। अब आपको उन डिजीज कंडीशंस के बारे में बताना है जो कि आइसबर्ग फिनोमिना को शो नहीं करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है। ये अपकमिंग हिमाचल CHO, राजस्थान CHO में इंपॉर्टेंट रहेगा। The right answer is there are total 4 diseases which having special or unique sign, so they are not showing iceberg phenomena. कुल 4 ऐसी डिजीजेज हैं जिनके होने पर इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ विशेष लक्षण देखे जा सकते हैं। इस वजह से ये आइसबर्ग फिनोमिना शो नहीं करती हैं, जिनमें रेबीज, मीजल्स, टिटनस, रूबेला आदि इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी क्लाइंट को रेबीज होता है तो उसे पानी से डर लगने लगता है, ये एबनॉर्मल सिम्टम है जो कि वो शो करता है। मीजल्स डिजीज होने पर कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, ये स्पेशल साइन यहाँ मौजूद है, इसलिए आइसबर्ग फिनोमिना यहाँ काम नहीं करता। टिटनस होने पर ऑपिस्टोटोनस पोजीशन होता है, लॉक जो होता है जिसे ट्राइसमस कहते हैं, इस कारण भी ये डिजीज आइसबर्ग फिनोमिना नहीं शो करते। आइए आइसबर्ग फिनोमिना क्या है इसे भी एक क्विक रिवीजन के रूप में यहां जान लेते हैं। मान लीजिए ये कोई जार है। अब इस जार के अंदर हमने लिक्विड फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया, और इस वाटर के अंदर हमने एक आइसबर्ग का टुकड़ा डाला, एक बर्फ का टुकड़ा इसके अंदर हमने डाल दिया। यहां पर ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो कि इस पर्टिकुलर पार्ट को डिवाइड कर रही है, इसे हम लाइन ऑफ डिमार्केशन के नाम से जानते हैं, और ये फ्लोटिंग टिप कहलाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है ये सबमर्ज्ड पोर्शन है। सबमर्ज्ड पोर्शन का मतलब है बर्फ का वह हिस्सा जो कि पानी में डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड पोर्शन कहलाता है। और फ्लोटिंग टिप वह हिस्सा है, वह भाग है जिसे हम ऊपर से देख पा रहे हैं। लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या है? ये वह लाइन है जो कि बर्फ के टुकड़े को फ्लोटिंग टिप और सबमर्ज्ड पोर्शन में डिवाइड कर रही है। यानी ये पानी का तल है जिसके ऊपर बर्फ के टुकड़े को हम देख पा रहे हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिजीज पर अप्लाई किया जाता है। कैसे, इसे भी समझ लेते हैं। बर्फ के टुकड़े का यह हिस्सा जो कि हम ऊपर देख पा रहे हैं, विजिबल है, ये कम्युनिटी के अंदर उन आइडेंटिफाइड केसेस को डिनोट करता है। किसी भी डिजीज के जो भी डायग्नोस्ड केसेस हैं उन्हें ये बर्फ का
फ्लोटिंग टिप डिनोट करता है और ये लेस होते हैं, कम होते हैं। जबकि इसके ऑपोजिट एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि हमें पानी के नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, सबमर्ज्ड पोर्शन है, ये सभी अनडायग्नोस्ड अनआइडेंटिफाइड केसेस ऑफ डिजीज माने जाते हैं। अनआइडेंटिफाइड केसेस हैं, अनडायग्नोस्ड डिजीजेज हैं, ये सभी सबमर्ज्ड पोर्शन के रूप में देखे जाते हैं। आप हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। क्यों इसे साइलेंट किलर कहा जाता है? क्योंकि पर्सन को जब ये बात पता चलती है कि उसे हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, तब तक उसमें ये डिजीज काफी ज्यादा सीवियर हो चुका होता है। पेशेंट को शुरुआत में पता ही नहीं चलता ये हाइपरटेंशन का मरीज है, और जब तक उसे पता चलता है उसकी बॉडी का काफी एरिया डैमेज हो चुका होता है। तो हाइपरटेंशन को हम यदि यहाँ पर देखें तो हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत ही कम लोगों का ऐसा आंकड़ा है जो कि हमें पता रहता है कि इन्हें हाइपरटेंशन है। लेकिन हमारे कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हाइपरटेंशन है और हमें पता ही नहीं, उन्हें खुद को भी ये पता नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और उन्हें ही हम इसे सबमर्ज्ड पोर्शन के द्वारा डिनोट करते हैं। होपफुली आप इस रफ डायग्राम के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा, हमारी कम्युनिटी के अंदर 4 ऐसी डिजीजेज हैं जो कि आइसबर्ग फिनोमिना को शो नहीं करती, जिनमें सबसे पहली है रेबीज, फिर है मीजल्स, फिर है टिटनेस और फाइनली है रूबेला। रूबेला को आप जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं और मीजल्स को आप रूबीओला के नाम से जानते हैं। इन 4 डिजीजेस का आइसबर्ग फिनोमिना में शो नहीं होता क्योंकि इन डिजीजेस के साथ इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेष साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which laboratory data confirm the diagnosis of congestive heart failure? किसी पेशेंट में यदि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन है या नहीं, इसे आइडेंटिफाई करना हो तो कौन सा टेस्ट करवाया जाएगा? ऑप्शन ए चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन बी लीवर फंक्शन टेस्ट, ऑप्शन सी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ऑप्शन डी बीटा टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने पर कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है इसे डायग्नोज करने के लिए? The right answer is option A, chest X-ray। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब होता है स्लोली हार्ट का फेल होना। स्लोली हार्ट फेलियर होना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाता है। हार्ट फेलियर का मतलब है जब हमारा हार्ट हमारी बॉडी की आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए तो हम उसे फेल कह देते हैं, फेल डिक्लेयर कर देते हैं, हार्ट फेलियर कह देते हैं। हमारे शरीर को, हमारे बॉडी टिश्यूज को जितनी मात्रा में ब्लड चाहिए, अगर हार्ट उसे पंप नहीं कर पा रहा है तो ये कंडीशन हार्ट फेलियर कहलाती है। और अगर किसी पेशेंट में ये कंडीशन धीरे धीरे डेवलप होती है तो इसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जब भी होता है तो पेशेंट के अंदर जो हार्ट का साइज है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है। हार्ट साइज जो है इंक्रीज्ड हो जाता है, दिल का आकार बढ़ जाता है और इस चीज को हम चेस्ट एक्सरे द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी क्लाइंट में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो उसके हार्ट का साइज नॉर्मल से बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए हार्ट साइज को आइडेंटिफाई करने के लिए चेस्ट एक्सरे करवाया जा सकता है। तो इसलिए हमने इस ऑप्शन को सही माना। हालांकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को आइडेंटिफाई करने के लिए बीटा
बी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड का लेवल भी असेस करवाया जा सकता था, लेकिन यहां पर ज्यादातर ऑप्शन ए का इस्तेमाल किया जाता है, चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है, इसलिए हम इसे सही मानेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the laboratory test which confirms a diagnosis of myocardial infarction is। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि जब भी आप मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन वर्ड देखें तो इसका मतलब है हार्ट अटैक। अब आप क्वेश्चन पर आए, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होते ही, हार्ट अटैक आते ही इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है सीरम कैल्शियम एंड एपीटीटी, ऑप्शन बी कहता है सेडिमेंटेशन रेट एंड एएलटी, ऑप्शन सी कहता है एलडीएच, सीकेएमबी, ट्रोपोनिन, ऑप्शन डी कहता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। अगर क्लाइंट में आप ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल चेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप क्लाइंट का रीनल फंक्शन असेस कर रहे हैं, उसकी किडनी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, इस चीज का असेसमेंट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एपीटीटी टेस्ट। एपीटीटी टेस्ट जो है हेपेरिन के लिए करवाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम के बॉडी में नॉर्मल लेवल को पता करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है ईएसआर, वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है या नहीं, इस चीज के असेसमेंट हेतु, प्रोग्नोसिस को डिफाइन करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है एएलटी, इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं और ये लीवर से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। फाइनली अब हमारे पास बचता है ऑप्शन सी, एलडीएच, सीकेएमबी एंड ट्रोपोनिन। इन तीनों को मिलाकर कार्डियक इंडिकेटर कहा जाता है। एलडीएच, सीकेएमबी और ट्रोपोनिन, इन तीनों को मिलाकर हम कार्डियक इंडिकेटर कहते हैं। अगर इन तीनों में से किसी का भी लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता है तो इसका मतलब है क्लाइंट को हार्ट अटैक आया है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है। एलडीएच का फुल फॉर्म है लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज, सीकेएमबी क्रेटिनिन काइनेज और ट्रोपोनिन एक विशेष प्रोटीन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी डिजीज का प्राइमरी केस और इंडेक्स केस क्या होता है, ये आपको बताना है। किसी भी डिजीज का प्राइमरी केस क्या है, इंडेक्स केस क्या है, ये आपको बताना है। और ये दोनों ही टर्मिनोलॉजीज प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपने दोनों ही टर्म्स को माइंड में रिवाइज कर लिया। अब जानते हैं आंसर के बारे में। सबसे पहली टर्म है प्राइमरी केस। फर्स्ट इन्फेक्टेड पेशेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड प्राइमरी केस। देखिए, कोरोना जो वायरस था, कोविड-19 जो डिजीज है, इससे ही हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। चाइना के वुहान शहर से कोविड-19 डिजीज की शुरुआत हुई, आप सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन इस कोरोना वायरस से जो सबसे पहला व्यक्ति इन्फेक्ट हुआ था, उसके बारे में कोई नहीं जानता। उसे हम प्राइमरी केस के नाम से जानते हैं। हम इस पेंडेमिक में उस डॉक्टर को जानते हैं जो कि सबसे पहले कोविड-19 के सिम्टम्स को लेकर हॉस्पिटल आया था और उसने कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये इंडेक्स केस कहलाएगा। देखिए एक बार फिर से समझिएगा, कोविड-19 का जो पहला इन्फेक्टेड पर्सन था, उसे कोई नहीं जानता, वो प्राइमरी केस कहलाता है।
वहीं कोविड-19 सबसे पहले एक डॉक्टर में डॉक्यूमेंट किया गया था, उसमें आइडेंटिफाई किया गया था, उसे हम इंडेक्स केस के नाम से जानते हैं। तो फिर से समझिएगा, किसी भी डिजीज का पहला डॉक्यूमेंटेड या आइडेंटिफाइड केस इंडेक्स केस कहलाता है। ऐसा कोई भी डिजीज से सफरिंग पहला पर्सन जो कि हॉस्पिटल पहुंच जाए, उसकी जांच हो जाए, डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, इंडेक्स केस कहलाएगा। वही डिजीज का पहला केस, पहला इंफेक्टेड पर्सन जो पता ही नहीं चला कौन था, कहां पर था, उसे हम प्राइमरी केस के नाम से जानते हैं। ये दोनों में माइन्यूट सा फर्क है, कंफ्यूज करने वाली टर्म्स हैं, इन्हें स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Gomez classification is used to grade the condition of children in। गोमेज क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल बच्चों में किस कंडीशन को आइडेंटिफाई या क्लासिफाई करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑप्शन बी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी प्रीमेच्योरिटी, ऑप्शन डी कार्डियक डिसऑर्डर्स। गोमेज क्लासिफिकेशन, यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। बच्चों में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कंडीशन को क्लासिफाई करने के लिए गोमेज क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है। आइए ब्रीफली इसके बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। One of the earliest system for classifying protein energy malnutrition in children based on percentage of expected weight of age। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसके अंतर्गत आपने मेरास्मस पढ़ा है, क्वाशियोर्कर पढ़ा है, ये इसी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज को क्लासिफाई करने का सबसे पुराना सिस्टम है गोमेज क्लासिफिकेशन। इस गोमेज क्लासिफिकेशन में हम बच्चे का वर्तमान में क्या वजन है, इसे बच्चे के और बच्चों के एवरेज वेट के साथ कंपेयर करते हैं। मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा है और इस उम्र पर उसका वजन 10 किलो होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल है। 5 साल के बच्चे का वजन 10 किलो होना चाहिए, लेकिन आप किसी बच्चे का असेसमेंट करते हैं, इस 5 साल के बच्चे में वजन 5 किलो ही है, तो आप इसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का पेशेंट डिक्लेयर करेंगे। तो कितना परसेंट एक्सपेक्टेड वेट है पर्सन का, उसके बिहाफ पर यह क्लासिफिकेशन काम करता है। जैसे मान लीजिए बच्चे का वजन 10 किलो होना चाहिए था, लेकिन वो 90 किलो है, 9 किलो है, तो इसे आप नॉर्मल मानेंगे। आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस एग्जांपल के साथ लीजिएगा, आप समझ पाएंगे। 5 साल का एक बच्चा है और उसमें 10 केजी वेट होना चाहिए। अब गोमेज क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हुए हम कंडीशन को देखेंगे। अगर इस बच्चे का वजन 9.2 केजी के आसपास है, यानी 90 किलो से ऊपर है, तो इसे हम नॉर्मल कहेंगे, दिस इज नॉर्मल। वहीं अगर इस बच्चे का वजन 10 किलो होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सपेक्टेड वेट से 76 से 90 केजी के 90% के बीच में है, यानी बच्चे का वजन मान लीजिए 8 केजी है, तो हम इसे माल नरिश्ड फर्स्ट डिग्री चाइल्ड के रूप में देखेंगे। वहीं अगर बच्चे का वजन 61 से 75% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट होता, यानी कि बच्चे का वजन अब 6.5 किलो है, तो इस सिचुएशन में बच्चे को हम सेकेंड डिग्री माल नरिश्ड बच्चा डिक्लेयर करेंगे। वहीं अगर बच्चे का वजन एक्सपेक्टेड वेट से 60% कम हो, तो इसे हम थर्ड डिग्री माल नरिश्ड बच्चा डिक्लेयर करेंगे।
तो इस प्रकार से ये गोमेज क्लासिफिकेशन काम करता है, जिसमें हम एक्सपेक्टेड वेट अकॉर्डिंग टू द एज से बच्चे के रियल वेट को कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an indication of adequate breastfeeding in newborn? किसी न्यूबॉर्न बेबी को पर्याप्त मात्रा में एडिक्वेटली ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही है, ये किस फाइंडिंग के मिलने पर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, अगर बच्चा 8 से 10 बार दिन में यूरिन पास करे तो, बच्चा लगातार रोए तो, बच्चा रेस्टलेस हो तो, बच्चा सकिंग रिफ्लेक्स शो करे तो। गुड सकिंग रिफ्लेक्स शो करे तो। बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग दी जा रही है, ये कौन सी चीज बताएगी? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी दिन में 8 से 10 बार यूरिन पास करता है तो इसका मतलब है उसकी मदर ने उसे पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग करवाया है। इसके अलावा याद रखें, जब भी बच्चा क्राई करे यानी रोए या फिर हर 2 घंटे में एक बार बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 years old preemie gravida patient admitted with severe pregnancy induced hypertension is given intravenous magnesium sulfate. The nurse should obtain which one of the following information? एक 20 साल की प्रीमी ग्रेविडा पेशेंट है जिसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हुआ है। अब इस वुमेन में ट्रीटमेंट के लिए मैग्नीशियम सल्फेट आईवी रूट से दिया जा रहा है। जब इस वुमेन को मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा हो तब हमें किस चीज का ख्याल रखना जरूरी है, किस फाइंडिंग का असेसमेंट करना बेहद जरूरी है? ऑप्शन ए कहता है यूरिनरी आउटपुट एवरी 8 आवरली, हमें हर 8 घंटे में एक बार उसका कितना यूरिन आउटपुट है इसे चेक करना है। ऑप्शन बी कहता है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एवरी 4 आवर्स, हर 4 घंटे में डीप टेंडन रिफ्लेक्स कैसे हैं इसका असेसमेंट करना है। ऑप्शन सी कहता है रेस्पिरेटरी रेट का असेसमेंट करना है। ऑप्शन डी कहता है ब्लड प्रेशर एवरी 6 आवरली चेक करना है। मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। यस, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही हैं। रेस्पिरेटरी रेट का असेसमेंट यहां करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4, इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम एक्लेम्प्टिक प्री एक्लेम्शिया के पेशेंट को एक्लेम्शिया में कन्वर्ट ना हो जाए इसलिए देते हैं। और जब भी इस मेडिसिन को दिया जाता है हमें पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट असेस करते रहना चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट असेसमेंट इज एसेंशियल बिकॉज इस मेडिसिन को देने से पेशेंट में जो रेस्पिरेशन है वो डिक्रीज होने लगता है, पेशेंट में जो सांस लेने की दर है वो कम होने लगती है। इसलिए हमें लगातार अलर्ट रहते हुए पेशेंट के रेस्पिरेशन को काउंट करते रहना चाहिए। कहीं हम ध्यान ना दें और पेशेंट में रेस्पिरेशन ही ब्लॉक हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जब भी MgSO4 दिया जा रहा हो तो आप पेशेंट के अंदर रेस्पिरेशन रेट का कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करेंगे। और मान लीजिए पेशेंट को MgSO4 देने पर टॉक्सिसिटी हो गई तो इसका एंटीडोट क्या होगा बताएं आप? मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी होने पर
इसे ट्रीट करने के लिए कौन सा मेडिसिन एज अ एंटीडोट इस्तेमाल करेंगे आप? यस, आप सही है बिल्कुल। इस सिचुएशन में हम वुमेन को कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज अ एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट ओवरडोज और टॉक्सिसिटी। इस वुमेन के अंदर PIH कंडीशन हुई थी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हुई थी, जो कि मोस्टली आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी जब 20 सप्ताह से अधिक हो जाती है तब वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कंडीशन होती है, यानी वुमेन का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा रहने लगता है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टर्म की, जो कि है प्री एक्लैम्शिया। प्री एक्लैम्शिया प्री एक्लैम्शिया कंडीशन के अंदर बेसिकली 3 चीजों को इंक्लूड किया जाता है। अगर 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने के बाद वुमेन का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिले, यानी हाइपरटेंशन हो, उसके अलावा प्रोटीन यूरिया हो, यानी कि यूरिन में प्रोटीन का एक्सेसिव एक्सक्रीशन हो रहा हो, और वुमेन की बॉडी में एक्सेसिव एडिमा हो, तो इन तीनों चीजों को मिलाकर प्री एक्लेम्शिया कहा जाता है। अब अगर वुमेन प्री एक्लेम्शिया से सफरिंग है और अचानक वो कोमा में चली गई या फिर उसे कन्वर्जेंस आने लगे, अगर वुमेन कोमा में चली गई या फिर उसे सीजर्स आने लगे, कन्वर्जेंस आने लगे, तो ये कंडीशन अब एक्लेम्शिया कहलाएगी। होपफुली दिस इज क्लियर। जब तक वुमेन को हाई ब्लड प्रेशर है, यूरिन में प्रोटीन है और एडिमा है, तो इसे आप प्री एक्लेम्शिया कहेंगे। अगर प्री एक्लेम्शिया के साथ वुमेन अचानक कोमा में चली गई या उसे सीजर्स आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, कन्वर्जन्स हो रहे हैं, तो अब ये वुमेन एक्लेम्शिया के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। और इस प्री एक्लेम्शिया से वुमेन एक्लेम्शिया में कन्वर्ट ना हो, इसी चीज को रोकने के लिए MgSO4 मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच एजेंसी रिलीज HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस एजेंसी के द्वारा दिया जाता है, रिलीज किया जाता है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंफ्यूज? ओके, हियर इज द राइट आंसर। HDI का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा दिया जाता है। HDI को UNDP रिलीज करता है, डिक्लेयर करता है, बताता है। UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये तो बात हुई बेसिक चीज की। इसके अलावा रिसेंट एग्जाम में ये पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसके अंदर किस किस चीज को इंक्लूड करते हैं, या यूं कहें कि किन चीजों को देखने के बाद कितना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसे निश्चित किया जाता है। तो याद रखिएगा, HDI को हम 3 चीजों के बिहाफ पर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय बच्चा जीवित रहेगा, इस चीज की कितनी संभावना है, इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहा जाता है। इसके बाद दूसरी चीज जो HDI को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल की जाती है, वो है नॉलेज, मींस ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। किसी देश के नागरिक
कितनी एजुकेशन लिए हैं, कितने समय तक स्कूल गए हैं, कितनी उन्होंने पढ़ाई की है, इस चीज को भी एचडीआई में देखा जाता है। फिर आता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, किसी देश के नागरिकों की कितनी इनकम है, इस चीज को भी इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो गौर कीजिएगा, किसी भी कंट्री का एचडीआई डिसाइड करने के लिए उनकी जन्म के समय जीवित रहने की परसेंटेज कितनी है, उन्होंने कितनी नॉलेज ली है, उनकी इनकम क्या है, इन तीन चीजों को देखा जाता है। इन तीन चीजों के बिहाफ पर ही किसी देश का एचडीआई डिसाइड किया जाता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम स्कीम इज वर्किंग अंडर विच प्रोग्राम? वंदे मातरम स्कीम किस प्रोग्राम के अंतर्गत आती है? आरसीएच, जेएसवाई, आईएमएनसीआई, आईसीडीएस। आईसीडीएस प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये आंगनवाड़ी से रिलेटेड है, आंगनवाड़ी वर्कर से रिलेटेड है। दिस इज नॉट द राइट आंसर। IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस प्रोग्राम, इट इज नॉट रिलेटेड विथ वंदे मातरम। जननी सुरक्षा योजना, नॉट रिलेटेड विथ द वंदे मातरम। फाइनल ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम के तहत हम वंदे मातरम स्कीम को देखते हैं, पढ़ते हैं। लॉन्च किया गया था। इसे कब लॉन्च किया गया था अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 9 फरवरी 2004 को। 9 फरवरी 2004 को इसे लॉन्च किया गया था। इस वंदे मातरम स्कीम का पर्पस क्या है तो वो भी नोट कर लीजिएगा आप। सेफ मदरहुड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना। सेफ मदरहुड सर्विसेज। सेफ मदरहुड सर्विसेज का मतलब है जिन माताओं के बच्चे छोटे हैं उन माताओं को ऐसी फैसिलिटी या सपोर्ट देना जिसके द्वारा वो अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर पाए। उसके बाद सेकंड इसका पर्पस जो था वो था कि किसी भी तरह से जो मैटरनल डेथ है, नियोनेटल डेथ है, उन्हें रिड्यूस किया जाए। रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल डेथ लिखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा यहां पर। मैटरनल एंड नियोनेटल डेथ। मैटरनल और नियोनेटल डेथ को कम करना और सेफ मदरहुड सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये इसके मेन पर्पस थे वंदे मातरम स्कीम के। और ये RCH प्रोग्राम के तहत आया। कब आया? 9 फरवरी 2004 को। वीडियो के लास्ट में हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये टर्म्स रीसेंट एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही हैं या यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहली टर्म है सुलिवान इंडेक्स। इससे हम डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी के नाम से भी जानते हैं। गौर करिएगा, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज अ मेथड टू कंप्यूट लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्री ऑफ डिसेबिलिटी। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा बिना किसी डिजीज के जीवन के कितने साल जिए गए, ये चीज सुलेवियन इंडेक्स कहलाता है। वहीं पर इसका ऑपोजिट यदि बात की जाए तो इसे हम डिले के नाम से जानते हैं।
डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, यानी कि किसी डिसेबिलिटी या डिजीज के साथ व्यक्ति ने अपने जीवन के कितने समय को बिताया, ये डिले कहलाएगा। डिले रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लॉस्ट ड्यू टू इलनेस, डिसेबिलिटी और प्रीमैच्योर डेथ। किसी व्यक्ति के जीवन का कितना समय से पहले डेथ होने के कारण चला गया या फिर उसने बीमारी के साथ बिताया, ये सभी डिले के अंतर्गत आएगा। इट इज मेनली यूज्ड टू मेजर बर्डन ऑफ डिजीज। किसी भी कंट्री या कम्युनिटी में किसी भी डिजीज के कारण कितना बर्डन है, इसे यदि कैलकुलेट करना हो तो वहां पर डिले का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, सुलिवियन इंडेक्स का मतलब है डिसेबिलिटी फ्री लाइफ, यानी कि बिना डिजीज के, बिना बीमारी के लाइफ के कितने साल जिए, ये सुलिवियन इंडेक्स है। डिले क्या है? डिसेबिलिटी के साथ, डिजीज के साथ लाइफ का कितना समय व्यक्ति ने बिताया, ये डिले है। सो एवरीवन, होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। वहां पर रेगुलरली एमसीक्यूज पोस्ट किए जा रहे हैं, पोल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर क्लासेस की टाइमिंग मंडे टू सैटरडे 8:30 PM होती है, यानी रात को 8:30 बजे सोमवार से शनिवार वीडियोस आते हैं। संडे के दिन ऑफ रहता है, संडे नो क्लास। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।